जय हिंद। हम लोग देखने वाले हैं आज राष्ट्रकूट वंश के बारे में। समझते हैं ध्यान से, देखिएगा। ये हो गया मेरा भारत, ठीक है। ये मेरा भारत, प्राचीन भारत इस तरह से होता था, ठीक है। यहाँ पे होता था तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु वाला एरिया में पल्लव राजवंश शासन करता था, ठीक है, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम थी। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश जो है किस जगह शासन करता था? तो यहाँ जो है ना महाराष्ट्र एरिया है, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर यह सोलापुर नामक जगह में राष्ट्रकूट वंश जो है शासन करता था, ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की अगर स्थापना बोलेगा आपसे तो कौन किया था? तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना किया था वो किया था दंती दुर्ग, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो अगर राजधानी अगर आपसे पूछ लिया कि राष्ट्रकूट वंश की अगर राजधानी कहाँ था, दंती दुर्ग ने राजधानी कहाँ बनाया था, तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना किया था वो क्या था? दंती दुर्ग। लेकिन राजधानी अगर बोल दिया तो राष्ट्रकूट वंश की तो मानखेत या मानकीर, ठीक है। अब दोनों याद रखिएगा, मानखेट और मानकीर दोनों राजधानी था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसकी राजधानी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। स्थापना किसने किया? दंती दुर्ग ने किया। और राष्ट्रकूट जो स्थापना किया था दंती दुर्ग ने, वो किस जगह शासन करता था? तो महाराष्ट्र के सोलापुर नामक जगह था एक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसने ना बतापी चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी, ठीक है। कौन? दंती दुर्ग ने जो है वो क्या किया था? बतापी के चालुक्य वंश के जो शासक थे कीर्तिवर्मन को हरा के राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। किसने नींव डाली? तो दंती दुर्ग ने ही नींव डाली थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझते ध्यान से। किंतु इन्होंने चालुक्य को पूरी तरह से सफाया नहीं किया था, पूरी तरह से हराया नहीं था। और ये राष्ट्रकूट वंश की सबसे बड़ी गलती यही था कि ये पूरी तरह से सफाया नहीं किया था। किसका? तो वही चालुक्य वंश का पूरी तरह से सफाया नहीं किया था। और यही जो है सबसे बड़ी भूल साबित हो गया था राष्ट्रकूट वंश के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं ध्यान से। तो राष्ट्रकूट वंश का जो स्थापना किया था दंती दुर्ग ने, तो इसने ना क्या किया था? तो उज्जैनी में एक यज्ञ करवाया था। उज्जैनी में एक यज्ञ कराया था, जिस यज्ञ का नाम था हिरण्मर्ग यज्ञ करवाया था। हिरण्मर्ग यज्ञ करवाया था। और इस यज्ञ में क्या होता था? महादान होता था, ठीक है। महादान नाम से ये जानता था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रकूट वंश का जो दूसरा शासक था, उस शासक का क्या नाम था? तो उस शासक का नाम था कृष्ण प्रथम। उस शासक का क्या नाम था? कृष्ण प्रथम था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण प्रथम से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम ने क्या कराया था? महाराष्ट्र में पड़ता है एलोरा का कैलाश मंदिर। कृष्ण प्रथम ने ही इसका निर्माण करवाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछेगा कि एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं जो थी किस वंश के शासक ने इसका निर्माण कराया था? तो क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा राष्ट्रकूट वंश के शासक ने ही इसका निर्माण करवाया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफा थी ना, ये गुफाओं की संख्या कितनी थी? तो इन गुफाओं की जो संख्या थी, ये टोटल गुफाओं की संख्या 34 थी, ठीक है। टोटल गुफाओं की संख्या 34 थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 34 थी और 34 में किस किस जगह कौन सा राजवंश या कौन से वंश धर्म के बारे में बताया जाता था, कौन सी गुफा में, वो हम देखते हैं। 1 से लेके जो 12 तक गुफाएं थी ना, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। 1 से लेकर 12 तक जो गुफाएं थी उसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है 13 से लेकर 29। 13 से लेकर जो 29 तक गुफा था, उसमें किसके बारे में बताया जाता था? तो उसमें हिंदू के बारे में बताया जाता था, ठीक है। ये हिंदू गुफा था, ठीक है। 1 से लेकर 12 बौद्ध गुफा, 13 से लेकर 29 हिंदू गुफा, और 29 से लेकर 34 तक जो था ये जैन गुफा था। क्या था? जैन गुफा था। तो आपसे जो पूछेगा एलोरा के जो कैलाश मंदिर, एलोरा की जो गुफाएं हैं, उसमें किसकी शिक्षा दी जाती है, किसके बारे में बताया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? हिंदू, बौद्ध, जैन, तीनों के बारे में ये बात बोला गया है गुफा में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं ध्यान से। इसमें 10 नंबर का जो गुफा है ना,
10 नंबर की जो गुफा है इसमें क्या बोला गया है, इसमें ना विश्वकर्मा के नाम से जाना गया है। मतलब विश्वकर्मा गुफा अगर आपसे बोलेगा किस गुफा को बोला गया है तो गुफा नंबर 10 को विश्वकर्मा की गुफा के नाम से जाना गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। अब समझते हैं ध्यान से, अगला जो शासक होने वाला है वो ध्रुव के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रकूट वंश का तीसरा शासक ध्रुव हुआ, ठीक है, जो कि धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रकूट वंश के अगर आपसे बोलेगा राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो आप क्या बोलेंगे? तो ध्रुव एक शासक था जो राष्ट्रकूट वंश का तीसरा शासक था। वो क्या किया था? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, क्योंकि कन्नौज जो था ना उसमें बहुत ही समृद्ध शहर और समृद्ध देश माना जाता था, इसलिए पूरा युद्ध चला था कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए लगभग 100 वर्ष तक युद्ध चला था कई शासकों के बीच, तो वो हम देखने वाले हैं। अब समझते हैं ध्यान से, यहाँ महाराष्ट्र वाला जो एरिया है यहाँ राष्ट्रकूट था, यहाँ राष्ट्रकूट था, ठीक है, यहाँ कन्नौज था, यहाँ पे कन्नौज था, और यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश था, और यहाँ बंगाल वाला एरिया में पाल वंश शासन करता था। ठीक है, पाल वंश शासन करता था, और उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष में मतलब पाल वंश के धर्मपाल जो है भाग लिए थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रकूट में ध्रुव भाग लिए थे, और प्रतिहार में वत्स भाग लिए थे। तो हम एक एक करके अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं और जानते हैं। समझते ध्यान से, तो राष्ट्रकूट में कौन भाग लिया था? तो ध्रुव शासक भाग लिया था, राष्ट्रकूट वंश का तीसरा शासक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में किस शासक ने भाग लिया था? तो वत्सराज ने भाग लिया था। कौन लिया था? वत्सराज ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। पाल वंश के किस शासक ने भाग लिया था? धर्मपाल ने भाग लिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके देन, समझते हैं कन्नौज। कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्यों लोग उसके लिए मार कर रहे थे? ठीक है, वो मार इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय जो शहर था ना, ये देश था ना कन्नौज, ये बहुत ही सुखी और समृद्ध शहर था। ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पे संघर्ष को कन्नौज को जीतने के लिए अपना अपना मार भी करते थे। अब समझते हैं ध्यान से, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल तीनों वंश जो है इस संघर्ष में भाग लिया था। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश ये भाग लिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश भाग लिया था। और शासक बता ही दिए हम, शासक तो यहाँ पे लिख ही दिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से, कन्नौज पर जो युद्ध चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग हो लिया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है जीत हुआ था किस शासक के, किस वंश का? तो वह सबसे ज़्यादा जीत हुआ था राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का सबसे ज़्यादा जीत हुआ था। और उसके बाद जो है क्या हुआ था? राष्ट्रकूट वंश का सबसे ज़्यादा जीत जरूर हुआ, लेकिन अंतिम रूप से विजय कौन प्राप्त किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश विजय प्राप्त किया था अंतिम रूप से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर पराजय हुआ था तो सबसे ज़्यादा पराजय हुआ था यही पाल वंश का, सबसे ज़्यादा पराजय हुआ था यही कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पराजय। जीत बोलेगा तो सबसे ज़्यादा जीत राष्ट्रकूट का। उसके बाद अंतिम विजय किसके पास प्राप्त हुआ? युद्ध करते करते, संघर्ष में भाग लेते हुए गुर्जर प्रतिहार का। और सबसे ज़्यादा पराजित कौन हुआ था उठा पटक में? तो यही हुआ था पाल वंश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था ना, कितने वर्षों तक चला था? तो 100 वर्षों तक ये चला था त्रिपक्षीय संघर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से, अब जो है राष्ट्रकूट वंश के चौथा शासक के बारे में हम लोग जानेंगे, जो क्या था, इसका क्या नाम था? गोविंद तृतीय। इसका क्या नाम था? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, इससे एक ही क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। क्या क्वेश्चन याद रखना है? तो इसने ना पांड्य, पल्लव, गंग शासकों को नष्ट किया था। पांड्य, पल्लव और गंग शासकों किसने नष्ट किया था? तो गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। बस आपको यही याद रखना है कि गोविंद तृतीय किस वंश का शासक था।
ओके देन, और पांड पल्लव गंग शासकों को ये नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, राष्ट्रकूट वंश का जो 5वां शासक हुआ ना, उस शासक का क्या नाम था? तो उस शासक का नाम था अमोघवर्ष। ठीक है, उस शासक का क्या नाम था? अमोघवर्ष था। और अमोघवर्ष जो था ना, ये क्या किया, ये पहले ना जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। ठीक है, अमोघवर्ष किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का ये अनुयायी था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसने ना 2 रचना किया, इसने 2 रचना किया, और वो 2 रचना कौन कौन था? तो कविराज और प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना किया था। ठीक है, बोलेगा आपसे कि अमोघवर्ष 2 रचना कौन कौन किया था? तो कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना किया था। किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में ये रचना किया था। कौन? अमोघवर्ष। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। थोड़ा स्पीड खींचने का प्रयास करते हैं क्योंकि आप लोग को लेंदी ना लगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो उसके बाद जो है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, अमोघवर्ष के दरबार में जो कवि रहा करते थे ना, अमोघवर्ष के दरबार में कवि जो रहा करते थे, ये जिनसेन और महावीराचार्य रहा करते थे। अमोघवर्ष के दरबार में 2 कवि रहा करते थे, कौन कौन? तो जिनसेन और महावीराचार्य रहा करते थे। यहाँ समझते हैं आप, जिनसेन ने आदि पुराण की रचना किया था, जिनसेन ने आदि पुराण की रचना किया था। और एक बात याद रखिएगा, जिनसेन की प्रकोप से, जिनसेन की सहायता से ना ये जैन धर्म को स्वीकार किया था, ये भी याद रखिएगा, अमोघवर्ष। ओके, अब महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना किया था, गणित सार संग्रह की रचना किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझते ध्यान से, इसके दरबार में ना 3 विद्वान रहते थे। 3 विद्वान कौन थे? कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान रहते थे। और वो विद्वान का क्या नाम था? तो विद्वान का नाम था पन्न पौंडरन। ठीक है, वो विद्वान का क्या नाम था? कन्नड़ भाषा के जो कवि रहा करते थे, तो एक थे पन्न, एक था पौंड, एक था रन। तो पन्न पौंडरन जो है अमोघवर्ष के दरबार में कन्नड़ भाषा के विद्वान रहते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके 2 उपाधि थे, किसके बारे में बोल रहे हैं? अमोघवर्ष का 2 उपाधि था। कौन कौन? तो ये ना अंगुली दान के नाम से भी जाना जाता था। कौन? अमोघवर्ष जो है अंगुली दान के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ना दान में उंगली भी काट के दे देता था, ऐसा ये शासक था कि। ठीक है, तो अंगुली दान के नाम से कौन जानता था? तो अमोघवर्ष अंगुली दान के नाम से जाना जाता था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने ना जल समाधि लिया था, जल समाधि की उपाधि भी ये धारण किया था। जल समाधि के नाम से भी ये उपाधि इसे दिया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए, ये ना जल समाधि के कारण ये ना तुंगभद्रा नदी के तट पर समाधि ले लिया था। तुंगभद्रा नदी के तट पे जो है जल समाधि ये ले लिया था। कौन? तो अमोघवर्ष बोलेगा जल समाधि किस नदी पे लिया था? तुंगभद्रा नदी के तट पे। और इसी के वजह से इसको जल समाधि की उपाधि के नाम से जाना जाता था, अमोघवर्ष को। और अंगुली दान के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो अंगुली काट के भी दान करता था, ऐसा शासक था एक। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है राष्ट्रकूट वंश का हम थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं, ताकि आप लोग के माइंड में स्टेबलाइज हो सके, स्थापित हो सके। ठीक है, कि मतलब यहाँ तक हम पढ़े हैं, समझते हैं। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक दंतीदुर्ग, दूसरा शासक कृष्ण प्रथम, तीसरा शासक ध्रुव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथा शासक गोविंद तृतीय, 5वां शासक अमोघवर्ष, 6ठा शासक इंद्र तृतीय। ठीक है, तो हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो इंद्र तृतीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। इंद्र तृतीय जो है, इनके दरबार में अरबी यात्री अलमसूदी आए थे। किसके दरबार में? इंद्र तृतीय के दरबार में अरबी यात्री मसूदी आए थे। ओके थे ना। और इसने क्या बोला? इसने बोला राष्ट्रकूट वंश के शासकों को कि पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक बताया गया है। पूरे भारत का सबसे शासक जो बताया गया है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बताया गया है। किसके द्वारा? तो अलमसूदी के द्वारा ये बात बोला गया है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। 7 नंबर जो देखते हैं, 7वां जो शासक था वो कृष्ण तृतीय था। यह ना अंतिम महान शासक हुआ था। कृष्ण तृतीय, अगर आपसे बोलेगा राष्ट्रकूट वंश का वो कौन सा शासक था अंतिम महान शासक, जो सबसे महान शासक कहलाया था,
तो वो को क्या बोलेंगे आप लोग? कृष्ण तृतीय, जो अंतिम महान शासक कहलाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी उपाधि जो थी अकाल वर्ष की, ये उपाधि धारण किया था, अकाल वर्ष की। क्यों? क्योंकि इसे कांची के तंजोर विजेता कहा जाता था। कांची के तंजोर के विजेता के वजह से इसे अकाल वर्ष के नाम से जाना जाता था। इसे उपाधि दिया गया था, किसे? कृष्ण तृतीय को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसने तक्कोलम के युद्ध में, किसने? कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में परांतक को हराया था, ठीक है। तक्कोलम के युद्ध में परांतक को पराजित किया था, ठीक है। तक्कोलम के युद्ध में परांतक को पराजित किया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था ना, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था ककद्वितीय। तो वो आयोग शासक था, ककद्वितीय था, वो आयोग शासक था। उसको जो है, उसको मार के, उसका हत्या करके तैलव द्वितीय ने फिर से चालुक्य वंश की स्थापना पुनः कर दिया। चालुक्य वंश की स्थापना पुनः कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके देन, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। और कल 1 जून है, कोशिश करेंगे कल से दरोगा बैच स्टार्ट कर दें। ओके देन, आप लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।